गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे वर्ण विचार का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कुछ चर्चा हुई थी, लेकिन आज विशेष रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। कहा गया है मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है सपनों में जिनकी जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग नए वीडियो में वर्ण विचार का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वर्ण विचार जो हम लोग पढ़े थे उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमसे कहता है व का उच्चारण स्थान क्या है। हम जानते हैं वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दांत और ओठ यानी दंतोष्ठ हो जाएगा। दंत और ओष्ठ को मिला दीजिएगा तो यह वृद्धि संधि हो जाएगी और यह दंतोष्ठम बन जाएगा। और इसी तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न पूछता है इनमें कौन सा वर्ण मूर्धा की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। हम लोग विशेष ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसमें नहीं लगा रहता है, तो इस प्रश्नों पर विशेष ध्यान होना चाहिए कि किसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि ट इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, ड टवर्ग के अंतर्गत आता है, इसका भी उच्चारण मूर्धा से होता है, री इसका भी उच्चारण मूर्धा से होता है, परंतु थ एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत से होता है। इसको हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दांत। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है इनमें कौन सा वर्ण कंठ और तालु की सहायता से बोली जाती है। कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। तो देखिए ए और ऐ ये दोनों ऐसे वर्ण हैं जिनको हम कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। आते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है म का उच्चारण स्थान क्या है। हम लोग जानते हैं कि म जो है वो पवर्ग के अंतर्गत आता है और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओठ होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा सही होता है ओष्ठ, जिसे हम लोग ओठ भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या कितनी है। दांत मतलब दंत्य वर्ण। हम लोग जानते हैं ऋतु लसानाम दंता है। एक पाणिनि जी का सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। इसमें दांत की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या पूछ रहा है। हम गिन सकते हैं। एक पहला वर्ण हो गया। तवर्ग में 5 वर्ण होते हैं, त थ द ध न, ये 5 1 6 हो गया। ल एक वर्ण है और स एक वर्ण है। इस प्रकार देखते हैं 1 5 6 1 7 1 8 8 वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं मात्रा के आधार पर। इसको हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं। मात्रा कह दें या उच्चारण कहें, मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वर वर्णों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण एवं प्लुत स्वर वर्ण। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। समानता के आधार पर स्वर वर्ण के भेद।
हम लोग पिछले वाले वीडियो में वर्ण विचार में पढ़े थे कि स्वर वर्णों को दो आधारों पर बांटा गया है। एक है समानता के आधार पर और दूसरा है उच्चारण के आधार पर। समानता के आधार पर स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है? यदि आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो वर्ण विचार का देखेंगे, उसमें आप लोग देखे होंगे कि उच्चारण के आधार पर 3 मात्रा का समय लगने वाले स्वर वर्ण को प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि ओम या हे राम, जिस भी स्वर वर्ण के अंत में 3 लगा हो वह स्वर वर्ण प्लुत कहलाता है। आपको बताया भी था मैंने कि एक मात्रा भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रा प्लुतो ज्ञेयो, यानी 3 मात्रा का लगने वाला समय प्लुत स्वर वर्ण कहलाता है। आते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दीर्घ स्वर वर्ण के उच्चारण में कितने मात्रा का समय लगता है? लीजिए दूसरा प्रश्न आ गया सामने। द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, 2 मात्रा जिसमें लगता है उसको दीर्घ कहते हैं। तो यहाँ पर 2 देखिए ऑप्शन में, 2 नंबर ऑप्शन में 2 है, तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस स्वर वर्ण को लघु स्वर कहते हैं? देखिए इसी को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं, इसी को हम लोग ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसी को हम लोग मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। इसमें कभी ऊहापोह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, ये बहुत बार प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है। व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो हमसे पूछ रहा है स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। सूत्र है कादयो मावसानाः, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यानी क से म तक जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आप गिन लेंगे, इनकी संख्या 25 है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ट का उच्चारण स्थान, ट वर्ग के उच्चारण में जिह्वा मुख के किस भाग को स्पर्श करती है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। आप जानते हैं एक सूत्र है रीटु रसाणाम मूर्धा, यानी टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसका मतलब टवर्ग के उच्चारण में जिह्वा मुख के मूर्धा भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उत्तर 3 नंबर यानी मूर्धा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण पढ़ लिए पिछले प्रश्न में 25, अंतस्थ वर्ण 4 और ऊष्म वर्णों की भी संख्या 4 होती है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स तथा ह, ये 4 जो है ऊष्म व्यंजन वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न, छ किन वर्णों के मिलने से बना है? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि छ क और श के मिलने से बना है, जो उपयुक्त तीनों विकल्पों में किसी में नहीं है, और इस प्रकार अंतिम विकल्प है कोई नहीं। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है? तो देखते हैं हम लोग, ज्ञ जो है वो ज और य के मिलने से बना है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अनुस्वार के उच्चारण में अंतिम ध्वनि क्या रहती है? तो देखिए अनुस्वार के जब भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें अंतिम ध्वनि म हो जाती है। जैसे हम कह रहे अहम,
तो यहाँ पर अंतिम ध्वनि क्या आएगी? म। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि ह रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं ह को हम लोग विसर्ग के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी विसर्ग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अयोगवाह की संख्या कितनी है? आप जानते हैं कि अयोगवाह अंग और अह होता है, अर्थात इनकी संख्या 2 होती है। जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है इसका मतलब कोई नहीं सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। इस प्रकार हम लोग तीनों ऑप्शन को देखने के बाद चौथे ऑप्शन की ओर चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम, य, र, ल तथा व को अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 5 वर्ग है, तो 5 प्रथम, तृतीय, पंचम पांचों वर्गों में यदि 3-3 अक्षर लेते हैं तो 15 ये हो जाएगा, 4 अक्षर ये है। इस प्रकार अल्प प्राण वर्णों की संख्या 19 होती है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वैसे वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण 2 वर्ण हैं। अल्प प्राण में कम वायु की आवश्यकता होती है और महाप्राण वर्णों में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही होता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किसी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण को क्या कहते हैं? अभी इसके पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। ये अल्प प्राण वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तृतीय, पंचम, य, र, ल, व ये 4। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अल्प प्राण वर्ण होते हैं ये सब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? देखिए पुनः वही प्रश्न हम लोगों को थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है, तो ये अल्प प्राण वर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। श, श, स, ह को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग बोल रहे हैं, ये चारों अक्षर जो है यह ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं और ये चारों महाप्राण में भी आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्णमाला में इनमें कौन क्रम सही है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यदि हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ताला विषय पहले होना चाहिए, जो गलत दे दिया। यहाँ देखते हैं हम लोग ताला विषय, मूर्धन्य स, दंत स। हिंदी वर्णमाला या संस्कृत वर्णमाला में यही क्रम सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। महाप्राण वर्ण कौन कौन है? तो प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और शलस्य महाप्राण। सल प्रत्याहार तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स एवं ह, अर्थात 5 वर्ग होते हैं। 5 में प्रत्येक वर्ग के 2-2 अक्षर, 10 वर्ण यहाँ हो गए, 4 वर्ण ये हो गए, यानी कुल मिलाकर के 14 वर्ण जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, 4 सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। लृ किस स्वर वर्ण का उदाहरण है? यदि हम लोग पहली कक्षा यदि आप लोग देखे होंगे तो उसी में हमने पढ़ाया था आपको कि लृ जो है वो संस्कृत में ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है और हिंदी में ये वर्ण प्रयोग नहीं होता है, यानी उसकी संख्या निर्धारित नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। किसी वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण को क्या कहते हैं? देखिए अभी बता चुके हैं, द्वितीय, चतुर्थ,
श, श, स एवं ह, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें महाप्राण सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है? ओष्ठ मतलब ओठ। ओठ से किसका उच्चारण होता है? तो आप लोग जानते हैं पवर्ग का उच्चारण। पवर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं इनको हम लोग ओठ से बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ब, जो पवर्ग के अंतर्गत आता है और उसका उच्चारण स्थान ओठ होगा। और अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। त्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऋतु लसानाम दंताः। त्वर्ग को हम लोग दांत की सहायता से बोलते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो संस्कृत भाषा की बात की जाए तो संस्कृत में 8 दीर्घ स्वर वर्ण है। आ, बड़ी ऊ अर्थात बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 स्वर वर्ण जो हैं वो दीर्घ स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। यदि वही हिंदी की बात कर ली जाए तो री नहीं होता है, उसमें 7 स्वर वर्ण हो जाएंगे। लेकिन हम लोग संस्कृत की कक्षा कर रहे हैं, इसीलिए इसमें दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 7 हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? तो देखिए, ह्रस्व स्वर वर्ण संस्कृत भाषा की बात करें तो अ, ई, उ, री और री, ये 5 स्वर वर्ण ह्रस्व स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। जबकि हिंदी की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा। री हिंदी में नहीं प्रयोग होता है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन है? तो आप सभी जानते हैं इसमें दीर्घ स्वर वर्ण आ है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर वर्ण होता है। अगले प्रश्न ये कह रहा है कि दोनों को मिला करके यानी वर्णों को मिलाने पर क्या बनेगा? तो यदि यहाँ पर ई बड़ी है, श आधा, व और अ को मिलाइएगा तो व हो जाएगा, र और अ को मिलाइएगा तो व पूरा हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर बन जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग ईश्वर सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? तो देखिए, आपको बताए हैं कि पवर्ग का उच्चारण होता है, इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों का उच्चारण ओठ से होता है। सूत्र आप जानते होंगे, उपूप धमानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ पवर्ग। और उपधमानीय वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। तो इसमें पवर्ग तो नहीं है, लेकिन देखिए बड़ा ऊ दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बहुत सावधानी से बनाने की जरूरत होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इसमें थोड़ी भी हड़बड़ाहट होने पर वो प्रश्न गलत होने की संभावना होती है। स का उच्चारण स्थान देखिए, ऋतु लसानाम दंताः, इसमें स का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। तो यहाँ पर देखिए दंत दिया है। आते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। श का उच्चारण स्थान, तो हम देखते हैं स का उच्चारण स्थान क्या है? यह तालव्य है, तो स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। इस प्रकार हम लोग बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ल का उच्चारण स्थान, तो देखिए आप लोग सूत्र जानते होंगे, ऋतु ऋतु लसानाम दंताः, अर्थात ऋ तवर्ग ल
एवं श का उच्चारण दांत से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ल का उच्चारण पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 है। इस प्रकार आज हम लोग 40 प्रश्नों का एक वीडियो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे लगभग 5 नंबर के प्रश्न निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में रहते हैं। चलिए इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।